नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली की बेसिक बातें आप सीख चुके हैं। प्राइमरी लेवल जो होता है ज्योतिष सीखने का वह आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको इंटरमीडिएट लेवल पर चलना है, यानी कि अब आपको एप्लीकेशंस सीखने हैं, ज्योतिष के प्रयोग सीखने हैं कि कैसे ज्योतिष में ग्रहों और राशियों का फल निकाला जाता है। अभी तक तो आपने ग्रहों, राशियों और भावों के बारे में बेसिक ज्ञान हासिल कर लिया है। देखिए, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि क्रूर और सौम्य ग्रह के बारे में फलादेश कैसे करेंगे। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये आपके क्रूर ग्रह हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर क्रूर भाव पर इनकी दृष्टि हो, कुंडली के क्रूर भाव तीसरा, छठवां और 11वां भाव है, इन भावों पे दृष्टि डालने से तो काफ़ी मदद कर देते हैं। लेकिन आप सूर्य के स्वभाव को समझिए। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि गर्म है। सूर्य में गर्मी होती है, यानी सूर्य जो होता है गर्मी से संबंधित चीज़ें बढ़ा देता है। जहाँ बैठेगा और जहाँ देखेगा, हमारे शरीर की उग्रता का भी संबंध गर्मी से ही है। हमारे जो है सूर्य रिश्तों में गर्माहट ला दे, हमारी पत्नी से नहीं बन रहा है, यानी सूर्य का अगर सप्तम पे प्रभाव है तो रिश्तों में भी गर्माहट है, कड़वाहट है। तो सूर्य जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ गर्माहट और कड़वापन ला देता है। ऐसा आप जान के चलिएगा। दृष्टियों के बारे में और चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। सेम स्वभाव मंगल का भी है, यह भी गर्म और उग्र ग्रह है। तो ये जहाँ देखते हैं गर्मी और उग्रता पैदा करते हैं। शनि जहाँ देखेगा, चूँकि धीमा ग्रह है तो देरी करता है, उस भाव का रिजल्ट देरी से देता है और उस भाव में धीरे धीरे जो है उस भाव से संबंधित फलों की हानि करता है। राहु जो है उस भाव से संबंधित फलों में भ्रम पैदा करता है और केतु टर्मिनेटर है, उस भाव से संबंधित फलों को काटता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी क्रूर ग्रहों के बारे में। सौम्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र है और गुरु है, बुध है और चंद्रमा है। ये ग्रह जिन भावों को देखेंगे उन भावों की वृद्धि करेंगे। गुरु जिसे भी देखेगा, जिस ग्रह को, जिस भाव को, उसकी क्या करेगा? वृद्धि करेगा। गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ ज्ञान प्रदान करेगा, ज्ञान का कारक है। जिस भाव को देखेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों को ज्ञान प्रदान करेगा। पुत्र स्थान को देख रहा है तो पुत्र को ज्ञान प्रदान करेगा। इसी प्रकार से शुक्र भी शुभ ग्रह है, यह भी जिस भाव को देखता है उसकी क्या करेगा? वृद्धि करेगा। और ये लग्जरी है, जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव में दृष्टि डालेगा उस भाव से संबंधित विशेष रूप से उस भाव से संबंधित सुख साधनों की वृद्धि करेगा। सुख साधन यानी कि लग्जरी की वृद्धि करेगा। चंद्रमा और बुध भी इसी प्रकार से हैं, लेकिन ये थोड़े कमज़ोर शुभ होते हैं इन दोनों की अपेक्षा। सबसे अधिक शुभ फल देने में गुरु प्रभावी है, क्योंकि एक राशि पे ज़्यादा दिनों तक रहता है। फिर शुक्र, फिर चंद्र और बुध दोनों फल देते हैं। चंद्र और बुध जो है उस भाव के फलों की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन तब अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बलवान हो और बुध क्रूर ग्रह के साथ ना हो। लेकिन अगर ये क्रूर ग्रह के साथ हो गए तो ये उस भाव के फल की वृद्धि नहीं करते हैं। प्रयास तो करते हैं कि उस भाव का जो अशुभ प्रभाव है उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह इनके बल पे निर्भर
निर्भर करता है कि ये इस काम में कितने सक्षम हो सकते हैं, कितने सक्षम हो पाते हैं। अब मैं आपको एक कुंडली बनाऊंगा और उस आधार पे भावाधिपति के शुभता और अशुभता के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब तक आप भावों के स्वामियों की शुभता और अशुभता का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी बातों को कुंडली देखते समय अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे कि क्या बोलना है, कहाँ से बोलना है। ये होती है हमारी कुंडली। इसमें ये जो पहला भाव है ये लग्न है। हर भाव की मैं विशेषता बताते हुए आपको चल रहा हूँ। लग्न जो होता है ये हमारे कुंडली का सबसे बड़ा कारक ग्रह या कारक भाव होता है। लग्न जो है सबसे प्रमुख कारक भाव है और जो लग्न का स्वामी होगा ग्रह वह सबसे बड़ा कारक होगा। लग्न जो है यह केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो लग्न है यह 1 2 3 4 इन भावों को इसको और इसको केंद्र कहते हैं। ये चारों केंद्र होते हैं और इन दोनों भावों को त्रिकोण कहते हैं। चूँकि इस भाव से पंचम ये है और इस भाव से पंचम ये है, परस्पर एक दूसरे से जो लग्न कुंडली से पंचम में होते हैं वे केंद्र होते हैं और जो परस्पर एक दूसरे से चतुर्थ हैं वे क्या हैं, केंद्र हैं। इस भाव से चतुर्थ ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो ये केंद्र हो गए और ये त्रिकोण। लग्न केंद्र त्रिकोण दोनों में है तो ये सबसे अच्छा कारक होता है। कारक ग्रह उसे कहते हैं जो आपको हमेशा कुंडली में शुभ परिणाम ही देने का प्रयास करता है, अपने बल के अनुसार हमेशा शुभ परिणाम ही देगा। ऐसे ग्रह को कारक ग्रह कहते हैं। तो लग्न का स्वामी आपका कारक होता है। पांचवें भाव का जो स्वामी होता है और पांचवा भाव ये कारक होता है। नवम भाव और नवम भाव का स्वामी ये कारक होते हैं। यानी कारक भाव में क्या हो गया, भाव। अगर हम कारक भाव देखें, मैं लिख देता हूं, आप उतार भी लीजिए। कारक भाव कौन कौन सा होगा, पहला, पांचवा भाव और इसके साथ साथ नौवां भाव, ये कारक भाव होता है। और पहले भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी क्या होंगे, कारक होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस भाव का स्वामी हमेशा शुभ प्रभाव देता है। ये भाव कुंडली की जान होती है, आत्मा होती है। इसके बगल होता है कुंडली का दूसरा भाव। इस भाव को मारक भाव कहते हैं। इस भाव से क्या क्या विचार होता है ये अलग विषय है, आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है। आज हम भाव और भावेश की व्याख्या कर रहे हैं। द्वितीय भाव को कौन सा भाव कहते हैं, मारक। अब इसी द्वितीय भाव के साथ साथ सातवां भाव भी आप समझ लीजिए। किसी भी कुंडली का द्वितीय भाव और सातवां भाव क्या होता है, मारक होता है। कौन कौन सा घर, दूसरा भाव और सातवां भाव, ये दोनों मारक होते हैं। और इन भावों के जो ग्रह स्वामी होंगे वो भी मारक होंगे। मारक का अर्थ समझ लीजिए। कारक मतलब क्या हो गया, हमेशा शुभ फल देने वाला, आपके शरीर को शुभ फल देगा, शरीर की रक्षा करेगा, शरीर को सुख देगा। वहीं मारक का मतलब होता है जो शरीर की रक्षा ना करे बल्कि शरीर को कष्ट दे। यानी मारक भाव दूसरा और सातवां का जो रोल है वह लग्न को तकलीफ देने का है। यानी कष्ट देना, कैसे देगा, रोग देगा, बीमारी देने का भाव हो सकता है, चोट चपेट लगने का भाव है, मृत्यु का भाव है। यानी ये जो मारक भाव होता है ये हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दे सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब द्वितीय भाव धन का है तो आर्थिक कष्ट कैसे देगा, उसे तो धन देना चाहिए। देखिए, अगर द्वितीय भाव का स्वामी अच्छा होगा, अपने आप में बलवान होगा तो धन देगा, मारक तो बनेगा ही, शारीरिक
कष्ट देगा ही देगा, लेकिन धन का कष्ट नहीं देगा। मार्केश हमेशा शारीरिक कष्ट देने वाला ही होता है। अब अगर द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर है तो वो शारीरिक कष्ट भी देगा और धन का भी कष्ट देगा, दोनों कष्ट दे देगा। तो मारक वह ग्रह होते हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक या फिर सामाजिक रूप से कष्ट प्रदान करते हैं। ये द्वितीय और सप्तम भाव के कारण हमारे इस संसार में कोई भी व्यक्ति सदा निरोगी नहीं है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लगा हुआ है। इसीलिए कुंडली में मारक भाव भी बनाए गए हैं। कभी किसी का सर दर्द हो रहा है, कभी कोई खांसी से ही परेशान है, तो ये दोनों जो भाव होते हैं मारक, ये जो छठा भाव है रोग ऋण का और शत्रुओं का, इसका प्रभाव ये दोनों भाव जीवन में हर व्यक्ति के बनाए रखते हैं, कम या ज्यादा। तो द्वितीय और सप्तम भाव मारक हो गया। तृतीय भाव जो होता है, खष्टम भाव जो होता है और एकादश भाव जो होता है, ये क्रूर भाव में कहलाता है। ये तीनों क्रूर भाव व्यक्ति की क्षमता से जुड़े होते हैं। अगर इन तीनों भावों में क्रूर ग्रह कोई बैठा होता है तो व्यक्ति परिश्रमी अधिक होता है, यानी इन तीनों भावों में क्रूर ग्रह व्यक्ति को महान बनाता है, संघर्ष करवाता है, सफलता देता है। लेकिन इन तीनों भावों में शुभ ग्रह की स्थिति जो है वो, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह है और यहाँ पर शुभ ग्रह है तो वह तो कुछ हद तक अच्छा है, यानी व्यक्ति जीवन में जो मिल जाता है भाग्य से उसी से संतुष्ट होता है, बहुत स्ट्रगल करने की इच्छा नहीं करता है। और अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होता है तो अगर व्यक्ति दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से उलझता है तो उसे परेशानी होती है, हार का सामना करना पड़ता है। यानी इन तीनों भावों में क्रूर ग्रहों का होना व्यक्ति के जीवन को निखारता है और आगे बढ़ाता है। ये चतुर्थ भाव जो होता है, यह भी केंद्र है, यह भी केंद्र, यह चारों केंद्र है। अब मैं चारों केंद्रों की पहले व्याख्या करूंगा। अभी तक आपको मार्केश पता चल गया, कारक पता चल गया, तीन भाव के स्वामी कारक हैं, इन दोनों भाव के स्वामी मारक हैं। अब मैं केंद्र की व्याख्या करूंगा। कोई भी ग्रह जो केंद्र स्थान का स्वामी होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ग्रह केंद्र स्थानों का, इसका और इस भाव का स्वामी होता है उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। यानी यह दोष जो होता है ग्रह के फल को, अगर शुभ ग्रह है, अगर कोई शुभ ग्रह केंद्र के भावों का स्वामी है तो उसके फल को न्यूट्रल कर देता है, उसके फल को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और अगर केंद्र भावों का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है तो उसके फल को अच्छा बना देगा। एक प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई भी ग्रह केंद्र का स्वामी हुआ, जैसे यहाँ 9 नंबर लिखा है तो यहाँ 12 नंबर आया, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर लग्न को हमें इस कैटेगरी में नहीं गिनना है, क्योंकि लग्न में अगर कोई भी शुभ ग्रह पड़ रहा है या लग्न का कोई शुभ ग्रह स्वामी है तो वह त्रिकोण में भी है, तो लग्न को इस व्याख्या से बाहर रखेंगे। लग्न में शुभ ग्रह का होना हमेशा ही अच्छा होता है, इसे आप जाने रहेंगे, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिकोण भी है। त्रिकोण का महत्व अधिक होता है केंद्र से इस भाव के लिए। तो यहाँ पर शुभ ग्रह का होना हमेशा अच्छा है, और या फिर शुभ ग्रह इसका स्वामी हो तो भी अच्छा है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह होता है तो वह शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह जाता है। तब कैसे पता चलेगा कि वह कैसा रिजल्ट देगा? तब उसकी जो दूसरी राशि होगी जहां पड़ेगी उस हिसाब से देखेंगे कि वह ग्रह कैसा रिजल्ट दे रहा है। यानी केंद्र स्थानों का इन तीनों भावों का स्वामी शुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं है। अगर शुभ ग्रह त्रिकोण के स्वामी हो तो अच्छा माना जाता है, और क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अच्छा माना जाता है। दोनों टर्म दिमाग में बैठा लीजिए। शुभ ग्रह त्रिकोण के स्वामी हो
तब वो अच्छे कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, और अगर क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो वे अच्छे कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। उम्मीद है यह आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक सूत्र और बताएंगे। अगर कोई शुभ ग्रह इन तीनों घरों का स्वामी है लेकिन वह राजयोग बना रहा है तो वह केंद्राधिपति दोष से हट जाएगा, क्योंकि अब वह राजयोग में शामिल हो गया। जैसे उदाहरण से समझिए, इस चतुर्थ भाव में 4 नंबर की गिनती पर गुरु लिखा हुआ है। अब गुरु जो है यहाँ पे हंस नाम का राजयोग बना रहा है, पंच महापुरुष राजयोग में से। तो अब यह गुरु को केंद्राधिपति दोष से, ये जो अलग से राजयोग महापुरुष योग बना, उसने केंद्राधिपति दोष से गुरु को बचा लिया है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ 12 नंबर की गिनती है और शुक्र लिखा है, यानी शुक्र उच्च का है। तो अगर शुक्र केंद्र में यहाँ पर उच्च का है तो ये केंद्राधिपति दोष इसे नहीं लगेगा, भले ही उसकी राशियां यहाँ पर कहीं भी पड़े। केंद्राधिपति दोष वास्तव में उच्च होने पर तो लगेगा नहीं। अगर यहाँ पर 12 नंबर के बजाय 2 नंबर लिखा होगा तो अब शुक्र केंद्राधिपति भी हुआ और केंद्र में बैठा भी है, लेकिन चूंकि शुक्र स्वाग्रही है तो मालव्य योग बना, इसलिए यहाँ पर केंद्राधिपति दोष नहीं है। तब कब लगेगा? मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है और शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। अब शुक्र को केंद्र के अधिपति होने का दोष लग गया। जब कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में बैठा होगा, अपनी राशि या उच्च राशि में होता है और पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनाता है, तो केंद्राधिपति दोष न्यूट्रल हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर शुभ ग्रह की राशियां 9, 12 गुरु की हो गई, 2, 7 शुक्र की हो गई, 4 चंद्रमा की, 3 और 6 बुध की। अगर ये राशियां इन तीनों भावों में पड़े तो अच्छी मानी जाती हैं। शेष जो राशियां हैं वो इन तीनों भावों में पड़े तो अच्छी मानी जाती हैं। वैसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ गुरु पर ही पड़ता है। गुरु को ही केंद्राधिपति होने का सबसे अधिक दोष लगता है, यानी केंद्र भाव के स्वामी होने का दोष लगता है। अब अगले सूत्र पर चलेंगे जो सबसे जरूरी है कुंडली में। इन्हीं सूत्रों के आधार पे पूरा फलित आप निकालेंगे। देखिए, कुंडली में आपके 3 भाव जो हैं वो दुख स्थान कहलाते हैं। 3 घर ऐसे हैं जो दुख स्थान कहलाते हैं। कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये हमेशा कुंडली के अशुभता को ही व्यक्त करता है। ये कुंडली के नकारात्मक भाव होते हैं। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। 12वां भाव जो है ये विपत्ति का, आपत्ति का, दुर्घटनाओं का, अपयश का है, मृत्यु का है। और 12वां भाव व्यय का है, हानि का है। तो इसलिए ये 3 भाव अशुभ होते हैं। जब किसी भी भाव का स्वामी, लग्न का, द्वितीय का, किसी भी अन्य भावों का स्वामी 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भी भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में जाएगा तो वह ग्रह के फल की हानि होगा, उस ग्रह के फल में कमी आ जाएगी। इस चीज़ को जानिएगा। उदाहरण से समझिए। अभी मैं एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करता हूँ कि यह कैसे काम करता है। मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है। यहाँ पे 9 नंबर की गिनती लिखी है। इस भाव का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। और गुरु आकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो इस भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में है, यही अगर 8वें में होता, 12वें में होता, तो इस भाव से संबंधित फलों में वाइब्रेशंस या दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं, होती हैं। यानी किसी द्वितीय भाव का स्वामी मान लीजिए शुक्र है, वह आकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है।
2 नंबर की गिनती यहाँ है, स्वामी शुक्र है, ये यहाँ पर आ गया। धन भाव का स्वामी कर्जे में फंसा है। भूमि भवन वाहन का स्वामी कर्ज वाले भाव में, रोग ऋण वाले भाव में फंसा है। अष्टम भाव तो गड्ढा होता है, जिस भाव का स्वामी यहाँ आकर के गिर जाएगा, फंस जाएगा, वह अपमान, अपयश, दुर्घटना, मृत्यु के भंवर जाल में फंसा हुआ है, उस भाव के फल की हानि कर देगा। जिस भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाएगा, उस भाव के भी फल की हानि हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से समझनी है कि किसी भी भाव, मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु अस्त है, अस्त ग्रह जो है बलहीन होता है, तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि गुरु इस कुंडली में बलहीन है। अब इस भाव को भी देखेंगे, ग्रह की दृष्टियों को भी देखेंगे। अब जो गुरु यहाँ अस्त होकर के बैठा हुआ है, यहाँ का गुरु जितना बुरा है उससे ज़्यादा बुरा गुरु यहाँ का हो गया। यहाँ भी अस्त होकर बैठा है, यहाँ भी बैठा है। अब मान लीजिए कि इस भाव का स्वामी, इस भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी है, मंगल स्वामी है, वह मंगल कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है और यह मंगल नीच राशि में है 4 नंबर की गिनती पर। अब इस भाव का स्वामी नीच राशि में है तो यानी कमज़ोर हुआ। लेकिन अगर यही मंगल इस 4 नंबर की गिनती में यहाँ आ जाए, किसी भाव का स्वामी होके इस भाव में आ जाता, इस भाव में आ जाता, या बिना नीच राशि के ही आता, तो अन्य भावों में ग्रह जितने कमज़ोर होते हैं या बलवान होते हैं, तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा कमजोरी 6, 8, 12 में जाने से होती है। मेरा लग्नेश लाभ भाव में है, अच्छा है। मेरा लग्नेश नीच का है लाभ भाव में, तो नीच का दोष तो लगा है, लेकिन 6, 8, 12 में अगर नीच का है तो नीच का भी दोष लगा, 6, 8, 12 में भी जाने का दोष लगा। यानी किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाएगा तो उसके फल की हानि हो जाती है। अब इसी का एक दूसरा सूत्र है, इसी का समरूप दूसरा सूत्र। अगर किसी भाव में 6, 8, 12 का स्वामी जाएगा तो भी हानि होगी। दोनों सूत्र एक दूसरे के पूरक हैं, ध्यान से सुनिए, मैं बना दूं फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला सूत्र तो यह है कि किसी भी भाव का स्वामी अगर 6ठे में, 8वें में, 12वें में गया तो उस भाव की हानि हुई। दूसरा सूत्र ये है कि अगर 6ठे भाव का स्वामी जिस किसी भाव में जाएगा, 8वें भाव का स्वामी जिस किसी भाव में जाएगा, 12वें भाव का स्वामी जिस किसी भी भाव में जाएगा, उस भाव की हानि करेगा। ये भी सूत्र है। यानी मान लीजिए इस भाव का स्वामी गुरु है, 9 नंबर लिखा है और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अब गुरु 6ठे भाव का स्वामी होके धन भाव में आया है, तो अब धन भाव की हानि करेगा। रोग ऋण शत्रु का स्वामी कहाँ आया है? धन में, तो यानी ऐसे व्यक्ति का पैसा रोग ऋण शत्रुओं में फंसा रहेगा, हानि करेगा। अब अगर किसी कुंडली में यहाँ 4 नंबर की गिनती या 5 नंबर की गिनती लिखी है, यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव का स्वामी अगर सूर्य है, 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी होके कहीं भी बैठेंगे तो वे कोई नुकसान नहीं करते हैं। यानी अष्टमेश होने का दोष सूर्य चंद्रमा को नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य चंद्रमा अष्टम में बैठे तो उनको तकलीफ नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य चंद्रमा को अष्टम में बैठने का दोष नहीं है, अष्टम में बैठने का दोष सबको है। 8वें भाव के स्वामी होकर के कहीं और बैठे हैं तब उस भाव के फल को नहीं खराब करते हैं, जबकि सूर्य चंद्रमा को छोड़ के अन्य कोई भी ग्रह जो इन भावों का स्वामी है कहीं भी बैठेगा नुकसान करेगा। 6ठे भाव के स्वामी होने का दोष इन दोनों को लगेगा, 12वें भाव के स्वामी होने का दोष दोनों को लगेगा। सिर्फ 8वें भाव के स्वामी हो करके जहां बैठेंगे वहां दोष नहीं उत्पन्न करेंगे, इतना सा मतलब है। तो क्या 6ठे भाव का स्वामी 8वें और 12वें भाव का स्वामी हमेशा अशुभ ही होता है?
ये जहाँ बैठेगा वहाँ तांडव, इस भाव में जो आकर के बैठेगा वह तांडव। तो क्या 6, 8, 12 भाव के स्वामी हमेशा नुकसान ही करते हैं? नहीं। जैसे जैसे आप ज्योतिष पढ़ेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। 10वें भाव का स्वामी मंगल है, 8 नंबर की गिनती लिखा है और वह मंगल आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। 10वें भाव का स्वामी मंगल 12वें में बैठा है। जब आप 12वें भाव की व्याख्या पढ़ रहे थे तो 12वां भाव किस चीज़ का था? विदेश का। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए विदेश चला जाएगा और योग भी है तो यह मंगल उसके लिए उस संदर्भ में अच्छा भी हो गया जो विदेश जाकर के नौकरी करना चाहता है। 8वें भाव का स्वामी यहाँ 10वें भाव का स्वामी मंगल है और वह आकर के 6ठे भाव में बैठ गया। अब मंगल यहाँ पर आ गया, मंगल कर्म भाव का स्वामी है और ये 6ठा भाव क्या है? रोग है। तो यानी ऐसे व्यक्ति का अगर कर्म रोग से जुड़ जाए, डॉक्टरी लाइन से जुड़ जाए, वकालत पेशे से जुड़ जाए तो हानि नहीं है। ये सब इंटरप्रिटेट आपको करना पड़ेगा जब आप धीरे धीरे परामर्श देने लगेंगे। मूल चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ इसको जो ज़रा नोट करिएगा, एक क्लू देता हूँ कि ये जो 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिस भाव में जहाँ जाके बैठेंगे उस भाव से संबंधित जो जीव तत्व है और जो शरीर का अंग होता है उसमें विशेष रूप से समस्याएं देंगे। अन्य चीज़ों में भी देंगे, जैसे 6ठे भाव का स्वामी 2य भाव में आ गया। 2य भाव से क्या देखते हैं? दांत, मसूड़ा, मुंह, तो उस चीज़ों में तकलीफ दे देगा। धन भी देखते हैं, तो अगर कुंडली में और कोई धन योग है, राजयोग है तो सिर्फ इतने से ही नहीं है कि व्यक्ति गरीब हो जाएगा। धन योग है, राजयोग है, व्यक्ति अमीर ही रहेगा। यह बृहस्पति तब दांत मसूड़ों में दिक्कत देगा, बिजनेस में कर्जा वगैरह रहेगा। कर्जा तो सबके बिजनेस में है, बात को आप समझ रहे होंगे। 8वें भाव का स्वामी आकर के इस 3रे भाव में बैठ गया तो 3रे भाव से क्या देखते हैं? गला देखते हैं, व्यक्ति का कंधा देखते हैं, हाथ। तो 8वें भाव का स्वामी होके आके बैठा है तो उन भावों में, उस भाव से संबंधित अंगों में तकलीफ दे देगा। छोटे भाई को देखते हैं तो छोटे भाई को तकलीफ, छोटे भाई का सुख ना रहे, ये सब चीज़ें दे देगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब 6, 8, 12 के स्वामी अच्छे कब हो जाएंगे? एक प्रकार का ये 6, 8, 12 के स्वामी बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग कब होता है उसे आप समझिए। विपरीत राजयोग तब बनेगा अगर 6ठे भाव का स्वामी, जो भी ग्रह 6ठे भाव का स्वामी है, जो भी ग्रह 8वें भाव का स्वामी है और जो भी ग्रह 12वें भाव का स्वामी है, अगर वह उन्हीं भावों में बैठे, यानी 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में ही हो, 6ठे भाव का स्वामी 8वें में हो, 6ठे भाव का स्वामी 12वें में हो। इसी प्रकार से 8वें का स्वामी या तो इसी में हो या इसमें हो या इसमें हो। इस भाव का स्वामी इसमें हो, इस भाव में या इस भाव में, यानी 6, 8 और 12 भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे के ही घरों में हो तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और भी है, अगर 6, 8 और 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही हों लेकिन इनके साथ में किसी अन्य भाव का स्वामी ना हो, इनके साथ में किसी अन्य भाव का स्वामी ना हो और किसी अन्य भाव के स्वामी की दृष्टि ना हो तो ही यह राजयोग बनेगा। अब मैं एक कुंडली बना के आपको इस विपरीत राजयोग को समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। कोई एक लग्न मान लेते हैं, चलिए मैं ले लेता हूँ कर्क लगन। यहाँ पर कर्क लगन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं,
ठीक है। अब ये विपरीत राजयोग कब बनेगा? शनि 8वें भाव का स्वामी होके है। अब यहाँ लोग सवाल उठाएंगे 7वें का भी तो स्वामी है। 7वें का जब फल देखेंगे तो 7वें भाव का स्वामी 6ठे में है, तो वो अलग इंटरप्रिटेट आप करेंगे कि पत्नी भाव का स्वामी 6ठे में है तो पत्नी झगड़ालू हो जाएगी, पति झगड़ालू। यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी भी है, तो 8वें भाव के स्वामी होने से यह विपरीत राजयोग बनाया। 8वें का स्वामी कहाँ पर है? 6ठे भाव में है। लेकिन अब इसी के साथ में आ गया चंद्रमा। चंद्रमा क्या 6, 8, 12 का स्वामी है? नहीं है, चंद्रमा तो लग्न का स्वामी है। तो अब ये राजयोग खंडित हो गया। लेकिन अब यहीं पर इसी के साथ में गुरु बैठ गया। अब विपरीत राजयोग बना कि नहीं बना है? बना है, क्योंकि गुरु 6ठे भाव का स्वामी है। 6ठे भाव का ही स्वामी होके 6ठे भाव में है, तो गुरु और शनि की युति राजयोग बन गई। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पर नहीं है, गुरु यहाँ पर है, तो गुरु की क्या आ रही है? दृष्टि। शनि बैठा है किसके घर में? गुरु के घर में बैठा, और गुरु स्वयं 6ठे भाव का स्वामी है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही हो, और उसके साथ में 6, 8, 12 के स्वामी के अलावा कोई दूसरे भाव का स्वामी ना हो, ना किसी दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। अब यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, बुध भी विपरीत राजयोग बनाएगा। कब? क्योंकि बुध 12वें भाव का स्वामी है। अब इस बुध के साथ में इस 12वें भाव का स्वामी है, इस बुध के साथ में इसी अष्टम भाव का स्वामी शनि यहाँ होता, 6ठे भाव का स्वामी गुरु यहाँ होता, तो यह राजयोग बन जाएगा। बुध अकेला है तो भी बनेगा। अगर इस बुध पे दृष्टि हो किसी ग्रह की, तो वो 6ठे भाव और 12वें भाव 8वें भाव के इन्हीं भावों के स्वामी की दृष्टि और युति होनी चाहिए। कोई दूसरा ग्रह इस राजयोग में नहीं आना चाहिए, अन्यथा यह राजयोग भंग हो जाता है। तो 6, 8, 12 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोचक चीज़ें आपको बताते हैं। अब एक बात और समझिए, ये जो कुंडली का त्रिकोण भाव होता है, ये बड़ा परम पवित्र भाव है। जो भी ग्रह इन भावों में बैठ जाता है, जैसे अग्नि हर चीज़ को जला के पवित्र करती है, गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, वैसे कोई भी ग्रह इन भावों में बैठता है तो ये चूंकि त्रिकोण है, इसमें शुभत्व की अधिकता है, तो उस ग्रह को शुभ बनाने का ही प्रयास करते हैं। अगर त्रिकोण का स्वामी जो इन दोनों भावों का स्वामी है वह केंद्र में बैठे, यानी इन 3 घरों में बैठे तो अच्छा है, और अगर केंद्र का स्वामी यानी इन 3 घरों का स्वामी इन भावों में बैठे तो अच्छा है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो अच्छा होता है। अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ आ जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, हमें कुछ मिला कि 6, 8 और 12 खराब हैं, और ये तीनों क्या हैं? बड़े शुभ हैं। अब ये देखिए, इन तीनों भावों के स्वामी जहाँ जाएंगे वहाँ पर क्या होगी? शुभता होगी, और इन तीनों भावों के स्वामी जहाँ जाएंगे वहाँ क्या होगी? अशुभता होगी। अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि ये लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में आया है, तो ये चतुर्थ भाव के फल को बढ़ाएगा। लेकिन पंचम का भी स्वामी अगर यहीं आ गया है तो अब तो डबल हो गया, ये तो शुभ है ना, ये भी शुभ है, 2 शुभ बैठ गए। अब इस भाव का स्वामी और बढ़ जाएगा, शुभत्व और बढ़ जाएगा। नवम का भी आ गया तो अब और भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर त्रिकोण का स्वामी जहां पर बैठा है शुभता, अगर 2 त्रिकोण 3 त्रिकोण तीनों त्रिकोण के स्वामी एक साथ हो गए तो और भी अच्छा। इसी प्रकार से 6ठे भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है तो बुरा हुआ। अभी 2 बुरे भाव हमारे पास और हैं, अगर इनमें से भी कोई ग्रह आकर के इसी में और बैठ गया तब तो इस भाव को तहस नहस ही कर देंगे। 6ठे का स्वामी धन में बैठ गया है, मान लीजिए 8वें का भी स्वामी आ गया तो और भी तहस नहस। 12वां भी कहीं आ गया तो उस भाव से संबंधित फल, इन 3 ग्रहों की युति का फल जब मिलेगा जीवन में तो आप जो है
अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है ग्रहों की जब भविष्यवाणी करते हैं कि अगर कोई दो ग्रह एक साथ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, अब आप देख रहे हैं कि दोनों मित्र हैं, कैसे हैं, क्या हैं। अब इनका जब प्रभाव निकालेंगे तो ये तो हम देखेंगे कि दोनों अग्नि तत्व के हैं, किस राशि में हैं, कैसे हैं, फिर देखना है किन भावों के स्वामी हैं। इनमें से एक ग्रह जो है अशुभ भाव का स्वामी हो गया, एक ग्रह शुभ भाव का स्वामी हो गया, तो अशुभ और शुभ दोनों की टक्कर होने से क्या हुआ कि भाव पूरा नष्ट नहीं हुआ। मंगल खराब करना चाहा तो सूर्य ने अच्छा करना चाहा, दोनों अच्छे भाव के स्वामी हो गए तो दोनों मिलके अच्छा करना चाह रहे हैं। अगर दोनों ही बुरे भाव के स्वामी हो गए, ऊपर से गर्म ग्रह हैं, तो उस भाव का फल तो नष्ट हो ही जाना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ समझ लीजिए, जो दूसरे भाव का स्वामी होता है और 12वें भाव का स्वामी होता है वह न्यूट्रल होने लगता है। जब हम आगे आपको लघु पराशरी पढ़ाएंगे तब उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। 11वें भाव में हमेशा हर ग्रह अच्छा होता है, आप ये याद रखिए। यहाँ तक कि नीच का ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे अगर, तो 11वें भाव में उसके लिए सबसे कंफर्ट होता है। नीच का ग्रह हमेशा ही खराब होता है, लगन में खराब होगा, द्वितीय में खराब होगा, यहाँ सब जगह खराब होगा। लेकिन जितना खराब अन्य भावों में होगा नीच का ग्रह, उससे थोड़ा कम खराब यहाँ पे होगा। अगला सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये कुंडली का जो 10वां भाव होता है ये व्यक्ति का पुरुषार्थ का परिणाम है। यश है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है, राज है, मान है, सम्मान है। अगर इस भाव में कोई उच्च का ग्रह हो, उच्च का ग्रह कोई हो, तो व्यक्ति जीवन में अवश्य ही तरक्की करता है और बहुत ऊंची तरक्की करता है, अपने कुल खानदान में सबसे ऊंची तरक्की भी पा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, 10वें भाव में जिसके कोई भी ग्रह होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में राहु केतु को छोड़ के, अकेला राहु केतु नहीं अच्छा है, राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह अगर किसी कुंडली में 10वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार हारेगा, लेकिन बार बार उठेगा, बार बार हारेगा, बार बार उठेगा और अच्छा प्रयास करेगा, एक दिन सफल होके ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रह नहीं है तो 10वें भाव में ग्रह ना होने से अच्छा है कि कोई ग्रह हो, भले ही वह नीच का हो तो भी अच्छा माना जाता है ग्रह ना होने की अपेक्षा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको समझाना चाहता था वो मैं समझाया। अगर कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी है जिससे वह एक अच्छे भाव का स्वामी बनता है और एक बुरे भाव का स्वामी बनता है, तब क्या होगा। जैसे कर्क लगन की ही कुंडली अगर हम ले लेते हैं तो कर्क लगन यहाँ 4 है तो 5, 6, 7, 8 और यहाँ क्या पड़ेगा 9, 10, 11 और 12। अब इस कुंडली के अनुसार जो है बृहस्पति छठे का भी स्वामी है और 9वें का भी स्वामी है। छठा भाव तो अशुभ हो गया और ये भाव क्या हो गया, त्रिकोण हो गया। तो गुरु को अब कैसा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि गुरु एक शुभ भाव का स्वामी हुआ और गुरु एक अशुभ भाव का स्वामी हुआ। ऐसे में हम परसेंटेज डिवाइड करते हैं 70 और 30 का। अगर कोई भी ग्रह 2 भाव का स्वामी होगा, पहली चीज तो ये समझिए कोई ग्रह ना तो पूर्ण रूप से अशुभ है न पूर्ण रूप से शुभ है। अगर अच्छे की मात्रा ज़्यादा है, आप कोई लड़की देखने जाते हैं तो आप परफेक्ट तो पाएंगे नहीं कि मुझे परफेक्ट चाहिए, बिना किसी दोष वाली लड़की चाहिए या दोष वाला लड़का चाहिए। आप ढूंढते क्या, हमें नेता चाहिए, परफेक्ट तो कोई मिलेगा नहीं। हम चुनाव कैसे करते हैं, जो सबसे अच्छा हो, जिसके अंदर अच्छाइयाँ अधिक से अधिक हो, अच्छाइयों का परसेंटेज ज़्यादा हो, बुराइयों का परसेंटेज कम हो, तो हम उसी का चुनाव कर लेना चाहते हैं। तो हम उसी ग्रह को अच्छा मान लेते हैं जिसमें अनुपातिक तौर पे अच्छी चीज़ें अधिक हों और अशुभता कम हो। तो ऐसे हम फल को बांटेंगे। जब ग्रह 70% अच्छा होगा तो उसे अच्छा मान लेंगे और जब ग्रह 70% खराब होगा तो उसे खराब मानेंगे। यानी 70% अच्छा है तो 30% बुरा प्रभाव भी है और अगर 70% बुरा है तो 30% अच्छा प्रभाव भी है।
अब ये निर्णय कैसे होगा अगर कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी है? तो इसमें हमको यह देखना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, जो भी ग्रह दो राशियों के स्वामी होंगे उसमें हम देखेंगे कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को देखना है। जो भी ग्रह दो राशियों के स्वामी हैं वो जो हैं उनके पास में एक उनका मूल त्रिकोण यानी ज़्यादा प्रिय राशि है और एक स्वराशि है। इसकी व्याख्या आपको पहले बताई गई है। यहाँ पर देखिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, तो छठा भाव अशुभता का हुआ, तो गुरु के अंदर 70% वाला भाव कौन सा आया? अशुभ वाला आया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 8 नंबर आ गया। अब मंगल यहाँ पे लग्नेश है और अष्टमेश है, तो यहाँ मंगल 70% तक क्या हो गया? आपका शुभ हो गया, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ रही है? लगन में पड़ रही है। बात समझ में आपको आ रही होगी। इसी प्रकार से हम शुक्र का अगर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर पड़ा, 3, 4, 5, 6, 7। अब शुक्र जो है किस राशि का ज़्यादा फल देगा? उसकी मूल त्रिकोण राशि जहाँ पड़ रही है 11वें भाव का फल अधिक देने वाला है। तो मूल त्रिकोण राशि का स्वामी अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है तो वह ग्रह ज़्यादा अशुभता दे सकता है।